राम राम सभी को। आपके अपने परिवार महिला स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने पीछे मेवाड़ मारवाड़ की कुछ अनसुनी कहानियाँ सुनी। अब आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। वो है मेवाड़ के राहुल शाखा के अंतिम शासक रतन सिंह, पद्मिनी और पद्मिनी के चाचा और भतीजा गोरा और बादल की। ये बात उस समय की है जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो आक्रमण जो जल जौहर तो इससे पहले रंगा देवी ने कर लिया था पद्मिनी से पहले, लेकिन अग्नि जौहर जो राजस्थान का हुआ था वो पहला चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था 1303 में। उसकी हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ राहुल रतन सिंह के बारे में। राहुल रतन सिंह और कुंभकर्ण दो भाई थे। कुंभकर्ण नेपाल की तरफ चला गया और रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बन जाता है। जब रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बनता है उस समय चित्तौड़ सुरक्षित था। देखो, आक्रमण तो होते रहते थे लेकिन वैसे सुरक्षित था। उस समय दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था और रतन सिंह की जो पत्नी वो नागमती थी। बातें जब हम इस चित्तौड़ दुर्ग पे तीसरे साके में रानी पद्मिनी के ऊपर एक मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ लिखा हुआ है और उसका नाम है पद्मावत। उसके अनुसार जो कहानी है उस कहानी पे हम चर्चा करेंगे। कहानी यह है कि जब रतन सिंह चित्तौड़ का शासक था उस समय एक शिकारी को एक तोता मिला और वो तोता जो था वो श्रीलंका से आया था और वो शिकारी उस तोते को लेके रतन सिंह के पास आता है क्योंकि वो एक खास तोता था, बोलने वाला तोता। वो तोता रतन सिंह को लाके वो देता है और रतन सिंह पूछता है कि इस तोते में ऐसी क्या खास बात है। तो वो शिकारी कहता है कि ये तोता बोलता है और बहुत ही खूबसूरत तोता था। रतन सिंह उसे अपने पास रख लेता है। फिर एक दिन नागमती नहा धो के और तैयार हो रही थी तो वो उस तोते से पूछती है कि मैं आपको कैसी लग रही। तो तोता बताते हैं कि ऐसा कहा कि यहाँ जो है उनमें आप ठीक लग रही हो, लेकिन मेरी जो रानी थी, मैं जिसके पास था, उससे ज़्यादा आप खूबसूरत नहीं हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक औरत को जब आप ये बोलोगे तो उसको जेलसी महसूस होती है। अब वो आगे धीरे धीरे बढ़ी। अब ये चीज़ रतन सिंह भी सुन रहा था, वो तोता बोल रहा था। जैसे नागमती वहाँ से जाती है, रतन सिंह पूछता है कि यार तूने क्या बताया कि मैं जिस रानी के पास था। हाँ, तो उसने कहा कि मैं जिसके पास था वो बहुत खूबसूरत है, आप देखोगे तो आप खुद भी मोहित हो जाओगे। तो रतन सिंह के मन में भी विचार आए और रतन सिंह उस बताया जाता है कि पद्मावत के में फरिश्ता भी लिखता है, टोड भी लिखता है, सब अलग अलग लिखते हैं। तो कहते हैं कि तोते ने रास्ता बताया और रतन सिंह पहुंच जाता है सिहलदीप। सिहलदीप का एक राजा था गंधर्वसेन, उसकी बेटी थी पद्मिनी और गंधर्वसेन की जो पत्नी थी उसका नाम था चंपावती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पद्मिनी जी जो पद्मिनी थी वो सिहलदीप के राजा गंधर्वसेन वो चंपावती की पुत्री थी। जैसे उसकी दासियों को पहली बार देखता है रतन सिंह तो रतन सिंह का मन में ये आता है कि इनमें से ही होगी कोई, लेकिन उनमें से कोई नहीं थी। वहाँ उसे किसी ने पूछा कि पद्मिनी ये है कि बोले ये नहीं है, इनकी दासियाँ हैं। और उसने पहली बार पद्मिनी को कुछ तो कहते हैं शिव जी के मंदिर में देखा था, कुछ कहते हैं कि केस सुखाते हुए देखा था और वह साधु के वेश में वहाँ पहुँच जाता है, पद्मिनी से मुलाकात करता है और उसके बाद जैसे वो पद्मिनी को बताता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछा जाता है कौन,
जब गंधर्व सेन जी ये बताते हैं कि ये पूछा गया कि आप कौन हो, तो उसने कहा कि मैं चित्तौड़ का राजा रतन सिंह हूँ और आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। और उस समय यह बताया जाता है कि पद्मिनी से खूबसूरत कोई नहीं थी उस समय। तब गंधर्व सेन जी कहते हैं, हो आप यहाँ पधारे हो, इतनी बड़ी रियासत के राजा हो, हमारे तो भाग धन्य हो गए, ये वो, और इस प्रकार करके पद्मिनी से उसकी शादी हो जाती है। काफ़ी समय बीत जाता है, पद्मिनी को लेके वापिस आते हैं। जब पद्मिनी को लेकर वापिस आते हैं तो भेंट वेंट दी जाती है, सभी को खाना वाना खिलाया जाता है। भाई राजा की नई शादी हुई है तो ये प्रोग्राम तो स्वाभाविक था। अब वहाँ एक आदमी था राघव चेतन नाम करके, ब्राह्मण था राघव चेतन। तो ये बताया जाता है कि वो राघव चेतन एक तांत्रिक था और उसके भयंकर उसने आडंबर फैला रखे थे, और उस राघव चेतन को देश निकाला दे दिया था रतन सिंह ने। अब ये राघव चेतन कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में जाके अलाउद्दीन से मुलाकात करता है, अलाउद्दीन को बताता है, बातें करता है, ना सुना। लेकिन उसको तो मेन मुद्दे पे आना था, पद्मिनी वाले पे, गिरा फिरा के बात को वहीं लेके आना था। अब जैसे ही वह उस बात का जिक्र करता है, राघव चेतन उस चीज का वर्णन करने लग जाता है। राघव चेतन उस बात को लाके बताता है कि महाराज आप इतने बड़े राजा हो, दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए हो, और एक मेवाड़ का राजा छोटा सा, और उसके पास इतनी खूबसूरत रानी है, और वो पद्मिनी का इतना भयंकर वर्णन करता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी उस बात दिमाग में घूमने लग जाती है। एनी टाइम अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में पद्मिनी घूमने लग जाती है। अब दो तरीके से थी ये बात। एक तो मेवाड़ का किला आगे युद्ध अभियानों में जाने के लिए, भाई गुजरात पे मान लो, अन्य किसी स्टेट पे आक्रमण करने के लिए बेहद ही सुदृढ़ किला था। दूसरा पद्मिनी को पाने की लालसा, और तीसरा साम्राज्यवादी नीति। ये राजा की मुख्य नीतियां थी। एक कारण यह भी था कि 1299 में जब अलाउद्दीन खिलजी का था जो थे वो यहाँ से गुजर रहे थे, उस समय नहीं सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था 1299 में। तब इन्होंने गुजरात जाने के लिए टैक्स लिया था, इनसे टैक्स वसूल लिया था, और गुजरात का रास्ता देने से भी मना कर दिया था। कहने का मतलब कोई तो कहता है कि टैक्स लिया था, कोई कहता नहीं लिया था, लेकिन वहाँ से रास्ता जाने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। टैक्स वसूला, सारी चीज़ें हो। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा, और उसने क्या किया, लगभग ये बात है जनवरी 1303 के समथिंग, और उन्होंने चित्तौड़ पर घेर डाल लिया। जैसे ही चित्तौड़ पर घेर डाला, सारी सेना अंदर, पूरी जनता अंदर, किले के कुआं बंद। बताया जाता है कि 8 महीने तक घेरा चला, और 8 महीने तक घेरा चलने के बाद दोनों तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। अब देखो कि किला इतना बड़ा था, ये देखो ये किला आपको दिखाई दे रहा है, तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा, बहुत बड़ा किला था। तो खाने पीने की व्यवस्था पूरी थी। अब दूसरी जगह से जो सेना आ रही है, उसको तो सारा सामान लेके आना पड़ेगा। या तो ये होता कि अंदर वाला कोई सूचना दे दे कि इसके अंदर बढ़ने का रास्ता बता दे, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजा कि हम आपसे संधि कर लेंगे, और एक बार आप हमें पद्मिनी दिखा दो। बताया जाता है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी गए, बैठे, चाय पानी पी, और पद्मिनी को इस प्रकार दिखाया गया कि आते हुए पद्मिनी के सामने एक दर्पण लगाया गया, और उस दर्पण की परछाई तालाब में पड़ी, और तालाब में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको देखा। कि उसकी खूबसूरती देखकर अलाउद्दीन खिलजी का पहले तो देखने का ही विचार था, लेकिन बाद में पाने की इच्छा हो गई। जैसे ही रतन सिंह
उनको गेट तक छोड़ने गए, उसी समय उन्हें बंदी बना लिया गया रतन सिंह को, और अपने साथ दिल्ली ले गए। अब जब वो दिल्ली लेके चले गए, वहाँ से संदेश भेजाया, संदेश ये पहुँचाया कि अगर आप रतन सिंह को चाहते हो तो पद्मिनी हमारे पास भेज दो। तो ये बताया जाता है कि पद्मिनी भी सुंदरता के साथ साथ चालाक भी थी। अब पद्मिनी ने कहा, वापिस संदेश भेजा कि आपके पास आने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि मेरी जो दासियां हैं वो भी मेरे साथ आएंगी। बोले ठीक है, बोले आने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके तो चलता था। अलाउद्दीन खिलजी का वैसे बैकग्राउंड डेंजरियस ही है, बताऊंगा अगली कहानियों में, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी है उनका चक्कर इन्हीं के कोई सेनापति है उसके साथ चल रहा है, इनकी बेटी है वो वीरमदेव पर फिदा है। कहने का मतलब ये किसी और के ऊपर फिदा है, इनका तो ऐसे ही है। अब उन्होंने क्या कि एक पालकी में पद्मिनी बैठी और बाकी पालकियों में दासियों की जगह टोटल सैनिक बैठा लिए गए, और जैसे वो उनके जहाँ पर भी उन्होंने कैंप लगा रखा था वहाँ पहुँचे, रोक दिया और कहा कि मैं एक बार रतन सिंह से मिलना चाहती हूँ। जैसे वो रतन सिंह से मिलना जाती है, अलाउद्दीन कहता है कि इतने दिन भी मिली, एक दिन में कौन सा फर्क पड़ेगा। मिलने के बाद वहाँ कुछ सैनिक थे, उन्हें तो मार दिया गया और रतन सिंह को लेके वहाँ से फरार वापिस चित्तौड़। बाकी सैनिक थे सभी, कुछ लड़ाई की। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला कि वो तो लेके वापस चित्तौड़ पहुंच गए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने वापस घेरा डाला और चारों तरफ से घेर लिया। अंततः अनाज पानी सारी व्यवस्था खत्म होने लगी। तो दो ही काम होते, या तो अंदर भूखे पैसे मर जाओ या फिर युद्ध कर लो। कहने का मतलब बताया जाता है कि इनके पास 10,000 सैनिक थे, अलाउद्दीन खिलजी के पास 1 लाख सैनिक थे। 1 लाख और 10,000 में चाहे कितनी भी बहादुरी से लड़ो, आप हार तो निश्चित है। अब इन्होंने तो जोहर किया, पद्मिनी और दासियों ने तो। गोरा, बादल और रतन सिंह, इन तीनों ने भयंकर युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुई। जब ये वीरगति को प्राप्त हुए तो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ तो कुछ लगा नहीं, और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है। और अंदर आके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला सिवाय वहाँ की जनता के। गोरा और बादल जो थे वो पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे। वैसे भी वो चाचा भतीजा थे खुद भी, कि जो गोरा था वो बादल का चाचा था और पद्मिनी का भी चाचा था, और वो गोरा के दूसरे भाई का बेटा था बादल। अब ये चाचा भतीजे भयंकर योद्धा थे दोनों, और अच्छे लड़ाई लड़ी, अंत में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले में इतना भयंकर नरसार कराया, 30,000 लोगों को मरवा दिया, कत्लेआम करवा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मिनी की सुंदरता से उतना मोहित हो गया। कुछ इतिहास अपने राजस्थान साहित्य के अंदर तो लिखा हुआ भी है, एक लाइन लिखी हुई है राजस्थान साहित्य में कि भूगल गडरी पद्मिनी, क्या लिखा हुआ है, भूगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, जैसाणो जन्म लियो न परनाई चित्तौड़। मतलब राजस्थान साहित्य तो इसे क्या बताता है, जैसलमेर, जैसाणा मतलब जैसाणा का जो किला जैसलमेर, वहाँ की रानी पद्मिनी बताता है। राजस्थान साहित्य में इनके ऊपर लिखा जाता है कि भूगल गडरी पद्मिनी, भूगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, जैसाणो जन्म लियो न परनाई चित्तौड़। कहने का मतलब है कि पद्मिनी की खूबसूरती भयंकर थी। एक मैंने वीडियो डाला था अचलदास खिलजी की प्रेम कहानी, देख लो इधर वाले क्षेत्र के अंदर कि जो लड़कियां होती थी वो बहुत खूबसूरत होती थी। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इस क्षेत्र की लड़कियां खूबसूरत थी। तो अचलदास खिलजी कहाँ गागरों का राजा था, और जांगुल प्रदेश, जांगलू गांव पड़ता है एक बीकानेर के अंदर, वहाँ शादी करने के लिए आ गया था। वहाँ की लड़कियां भी खूबसूरत होती, लेकिन ये लिखा हुआ मिलता है, ऑथेंटिक नहीं है। ये जो कहानियाँ हैं पद्मावत के अनुसार है जो मैं बता रहा हूँ, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। बताया जाता है कि पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी कि वो जब पानी भी पीती थी तो गर्दन से जाता हुआ दिखाई देता था।
अब ये बात बताओ कि मेरे को कि इतनी खूबसूरत थी तो किसका मन उस राजा, कोई भी ऐसा कौन सा राजा है कि जिसका उसे देखकर मन और फीलिंग नहीं जागेंगी। तभी तो अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने तक घेरा डाला था यहाँ उस पद्मिनी को पाने के लिए। इसके अलावा 2 कारण और भी बताए मैंने। साम्राज्यवादी नीति, गुजरात अभियान के दौरान इनसे क्या वसूला गया था? कर वसूला गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने आके देखा कि यहाँ तो रानी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जोहर कर लिया। और ये राजस्थान का पहला कौन सा जोहर था? अग्नि जोहर था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बैठी वहाँ पर निर्दोष जनता को कत्लेआम करवा दिया। लगभग ये बताया जाता है कि 30,000 के समथिंग लोगों को मारा था उसने। उसके बाद इस किले का नाम बदलकर खिजराबाद करता है अपने बेटे के नाम पर, और अपने बेटे को ये सौंप देता है खिजर खां। कुछ समय तक वो यहाँ रहता है, और उसके बाद मालदेव सोनगरा को एक किला सौंप दिया जाता है, जिसे मूसला मालदेव भी कहते हैं। अब जैसे ही सारी ये चीज़ें हो जाती हैं, किला अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन गुजरात पे आक्रमण करने के लिए उनको क्या मिला? मेवाड़ का किला चित्तौड़ मिला, और बेहतरीन दुर्ग था ये। सामरिक दृष्टि से भी महत्व रखता था, तो युद्ध की दृष्टि से भी महत्व रखता था। बहुत बड़ा किला है। इस किले के अंदर 3 साके हुए हैं। चित्तौड़ दुर्ग में 3 साके हुए हैं, 1303, 1534 और 1567-68। पहला रतन सिंह के समय, दूसरा किसके समय? 1500 में बहादुर शाह आक्रमण करता है, रानी कर्मावती जोर करती है, देवलिया के प्रताप सिंह यहाँ लड़ते हुए मारे जाते हैं, और 1567 उदय सिंह के समय, और अकबर आक्रमण करता है। 3 आक्रमण हुए, तीनों में मुगलों का इस पर अधिकार हुआ। तभी तो बताया जाता है कि इस किले की महत्वता देखो आप कितनी बेहतरीन थी। हर राजा इस किले को जीतना चाहता था, इतना भयंकर महत्व था इस किले का। अगर इस किले का सामरिक दृष्टि से इतना महत्व था, तो यहाँ पे जो महाराणा रावल शाखा के हुए, जैसे रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था, समर सिंह का बेटे थे ये 2, कुंभकर्ण और रतन सिंह। कुंभकर्ण फिर नेपाल चला जाता है और नेपाल में रावल शाखा का स्थापना करता है। उसके बाद 1303 में यहाँ शाखा हो जाता है, केसरिया हो जाता है। इस प्रकार चित्तौड़ के किले पर किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ये थी रानी पद्मिनी। इस कहानी के अंदर राघव चेतन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और बताया ये भी जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी देखने आया था तो राघव चेतन साथ था, तो उसने उसकी दासियों को देख के कहा कि इनमें से हट, ये तो दासी हैं, उसको देखेगा तो तू पागल हो जाएगा। कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी को भ्रमित करने वाला कौन था? राघव चेतन ही था। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और एक और ऐतिहासिक कहानी लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। जय हिंद।